Hello everybody, myself डॉक्टर सिस्टर मंजू टोपो, हॉली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 3 का नया अध्याय पढ़ेंगे और आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी कि ठेका लागत। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी कभी ना कभी ठेका या तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द को सुने ही होंगे और इससे आप परिचित होंगे। आपने कभी ना कभी किसी को ये कहते सुना होगा या फिर आप ही ने कहा होगा कि ये बिल्डिंग हम कॉन्ट्रैक्ट में बनवा रहे हैं, या फिर ये रोड को बनाने के लिए कंपनी XYZ या तो किसी व्यक्ति को ठेके में दिया गया है इत्यादि। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि बिल्डिंग या तो डैम, रोड, एरोप्लेन या तो जहाज आदि को कैसे ठेके में बनाने के लिए दिया जाता है, और ठेके यानी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन कौन से व्यक्ति होंगे या फिर किस प्रकार के खर्चे होते होंगे, और इसमें इन खर्चों को या तो लागतों को कैसे हम गणना कर सकते हैं, और न केवल लागत साथ साथ में लाभ की गणना कैसे की जाती होगी। आइए हम सीखते हैं ठेका लागत विधि का आशय क्या है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठेका लागत विधि विशिष्ट आदेशित लागत विधि का एक अंग है जहां ग्राहक के आदेशानुसार कार्य किया जाता है। सरल शब्दों में ठेका लागत विधि लागत लेखांकन की वह विधि है जो ऐसे व्यवसाय में अपनाई जाती है जहां पृथक पृथक ठेके गैर पुनरावृत्ति प्रकृति के लिए जाते हैं, माने कि दे आर नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। ठेका एक बड़ी आकार का कार्य है जो एक से अधिक लेखांकन वर्षों तक चालू रहता है, अर्थात इट टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट। कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं जो कारखाने में ना किए जाकर कार्य स्थान पर ही संपन्न किए जाते हैं, जैसे ठेका कार्य। इन कार्यों को पूरा कराने के लिए कार्य कराने वाला किसी ऐसा व्यक्ति के साथ जो कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है एक लिखित या मौखिक समझौता करता है। इस समझौते को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, माने कि व्हाट इज समझौता, इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, है ना। समझौते को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठेका देने वाले को ठेकेदाता माने कॉन्ट्रैक्टी तथा ठेका कार्य करने वाले को हम ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। कार्य को करने के प्रतिफल के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को हम क्या कहते हैं? ठेका मूल्य यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। प्रायः ठेका संबंधी कार्य एक निश्चित समय के लिए स्वीकार किए जाते हैं तथा इससे संबंधित सभी शर्तें जैसे कार्य का प्रकार, कार्य का मूल्य, अग्रिम राशि इत्यादि पहले से निश्चित रहता है। अब हम देखते हैं ठेका लागत विधि के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहला क्या है? ठेका पर कार्य ठेका स्थल पर किए जाते हैं जो ठेकेदार के व्यवसाय के स्थल से अलग होता है। नेक्स्ट, ठेका बड़ी आकार का कार्य होता है जो एक से अधिक लेखांकन वर्षों में पूर्ण हो सकता है। प्रत्येक ठेका एक अलग लागत निर्धारण के लिए पृथक इकाई होती है। ठेकादाता द्वारा दिए गए कार्य आदेशानुसार ठेके को पूर्ण किया जाता है, अर्थात उसके द्वारा बताए गए निर्देश, प्रकार, किस्म, रंग, रूप और डिजाइन आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, जो उसको आदेश मिला है ग्राहक से उसी के आधार पर वो कार्य करता है। फिर ठेका एक निश्चित प्रतिफल के बदले में किया जाता है जिसे ठेका मूल्य या तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। हमें विदित है कि कोई व्यक्ति फ्री में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट आपका ठेकेदार को निश्चित जो भुगतान दिया जाता है वो हमेशा किस्तों में किया जाता है जो कि पूर्ण कार्य के प्रमाणित होने के पश्चात होता है। कार्य को प्रमाणित ठेकादाता के इंजीनियर या तो विशेषज्ञ या फिर आर्किटेक्ट द्वारा किया जाता है। तो प्रमाणित कार्य क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी कि जितना कार्य हो चुका होता है उतना कार्य को ठेकादाता किसी इंजीनियर से या तो किसी विशेषज्ञ से या तो आर्किटेक्ट से इसकी जांच कराता है एक्चुअल में जैसा उसको काम चाहिए था वैसे कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, उसने सही कार्य किया है कि नहीं किया है इत्यादि को
वो आर्किटेक्ट से अप्रूव कराता है, यानी कि वो क्या सर्टिफाई कराता है, और उसी जो सर्टिफाई कराता है उसी को हम बोलते हैं प्रमाणित कार्य, यानी कि वैल्यू वर्क सर्टिफाइड। अब देखते हैं हम कि ठेके से रिलेटेड क्या क्या खर्ची होती होंगी, विच आर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो मैंने कहा आपको कि हम इसकी लागत को ज्ञात करने के लिए ठेका खाता बनाते हैं, वी प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ध्यान रहे आप पूरा पढ़ चुके हैं। जहाँ हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दो पक्ष होता है, डेबिट एंड क्रेडिट पक्ष। तो हमारे पास बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसमें सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ठेका खाते के डेबिट और क्रेडिट साइड में कौन कौन सी मादें दर्शाई जाती है, विच आर द आइटम्स टू बी रिटर्न एट द क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग एंड एट द डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ठेका खाते के डेबिट पक्ष की मदों का स्पष्टीकरण। आप इसी से जानेंगे कि किस प्रकार के खर्चे भी होते हैं, मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ। या सबसे पहला आपका ठेका अकाउंट की डेबिट साइड में जो मदें या तो खर्च लिखे जाते हैं, पहला आपका प्रत्यक्ष सामग्री, इंग्लिश में कहते हैं इसको डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल के विषय में आपको बहुत सारी सूचना दी जाएगी, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है। पहला, स्टोर से निर्गमित सामग्री, माने इश्यू फ्रॉम द स्टोर, इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। नेक्स्ट क्या है, बाजार से क्रय कर की, माने परचेज फ्रॉम मार्केट, ये भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। किसी अन्य ठेके से हस्तांतरित होकर, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, आप फिर ठेकेदाता द्वारा सप्लाई किए जाने पर मटेरियल सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। ये आपका जितना भी खर्ची हुआ है सामग्री का, जो हमारे पास हम लोग कहाँ से प्राप्त किए हैं, जो हमारे पास आया है, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और प्रत्येक सामग्री के अलावा नेक्स्ट है आपका नंबर 2 पे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का जो खर्चा हुआ है वो डेबिट पे जाएगा। फिर नंबर 3 है डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष व्यय। नंबर 4 है आपका ओवरहेड, ये और तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें क्या क्या आते हैं, प्रबंध, शिल्पकार, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स आदि की जो भी सैलरी होते हैं, आपका वेतन होते हैं, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। स्टोर या स्टोर के व्यय या कोठारी के पारिश्रमिक हो सकता है। फिर आपका प्रशासनिक व तो कार्यालय व्यय, जैसे कर्मचारियों का वेतन, स्टेशनरी, टेलीफोन का किराया, टेलीफोन का व्यय, कार्यालय का व्यय, किराया, बिजली खर्च, विज्ञापन, बीमा इत्यादि। और 5वां है प्लांट या तो औजार, इसको बोलते हैं प्लांट या टूल्स, माने कितने का आपका प्लांट आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट कार्य करने के लिए लाए होंगे। ध्यान रहिए, आपको मैं समझा देना चाहती हूँ, अगर प्लांट का प्रयोग एक से अधिक ठेके पर किया जाता है तो हम यहाँ प्लांट का मूल्य को नहीं लिखते, हम केवल डेप्रिसिएशन को लिखते हैं, ह्रास को लिखते हैं। लेकिन आपका एक प्लांट का प्रयोग केवल एक ही ठेके में किया जाता है तो हम उसका मूल्य को यहाँ लिखते हैं डेबिट साइड पे। उसके बाद में आपका होता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, उसके बाद में आपका होता है एक्स्ट्रा वर्क डन। तो ये सब आपका कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। और अब हम आगे देखते हैं ठेका खाते के क्रेडिट साइड पे किन किन मदों को लिखते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो यहाँ आप देख ले लीजिएगा, नंबर 1 सामग्री या मटेरियल। तो आप ध्यान रहिए, डेबिट साइड भी हमने मटेरियल को लिया और अभी हम मटेरियल को लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे ये मटेरियल हम पहले वाला मटेरियल हमारे पास आया और अभी का मटेरियल हमारे पास से जा रहा है, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो सामग्री के विषय में हम देखेंगे, सामग्री ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन कौन से सामग्री को लिखेंगे। तो सबसे पहला आपका है पूर्तिकर्ता को लौटाई गई सामग्री, माने मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर, हम उसको वापस कर रहे हैं। फिर स्टोर को लौटाई गई सामग्री, मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर, ये जो भी सामग्री हमारे पास से बाहर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कार्य से बाहर जा रहा है। फिर नेक्स्ट है हस्तांतरित सामग्री, मटेरियल ट्रांसफर्ड। फिर इसके बाद आप देखोगे अंत में बची हुई सामग्री को कहते हैं मटेरियल एट द एंड। जो ही हमारा अंत में जो बचा सामग्री है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ये आपका 2 दशा हो सकता है, आपका ठेका कार्य पूरा होने की दशा में और ठेका कार्य अधूरा रहने की दशा में। इसके साथ में हम देखेंगे जो सामग्री हम बेच देते हैं उसको भी हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। या जो सामग्री खो जाती है या तो नष्ट हो जाती है तब भी हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। फिर आपका दूसरा है आपका
ये आपका सामग्री था। और नेक्स्ट आपका प्लांट या तो मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हम किसको लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे आपका प्लांट को हम क्या करते हैं, लौटाते हैं या तो ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। या तो हम प्लांट को सेल करते हैं, माने ऐसा प्लांट अभी बहुत पुराना हो गया, अगर हमको उसको विक्रय करना है तो हम उसको जो प्लांट को सेल करते हैं उसको भी हम लिखेंगे। और बची हुई अंत में प्लांट एट द साइड, उसको भी हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। और वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत हम दो चीज़ को लिखते हैं। मैंने आपको समझाया था प्रमाणित कार्य माने कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और ऐसा अप्रमाणित कार्य माने कि वर्क अनसर्टिफाइड, या तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इसके पश्चात हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये होता है ठेका मूल्य। ध्यान रहे इसमें क्या होता है, यदि आपका कार्य पूरा हो चुका होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। लेकिन यदि कार्य अधूरा है तो हम कार्य अधूरा होने से कॉन्ट्रैक्ट कार्य पूरा नहीं हुआ है तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कभी भी आपका ठेका खाते के क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। कार्य पूरा होने से हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लिखते हैं, तब ऊपर की ये दोनों नहीं रहेंगे। और यदि मान लेते हैं आपका कार्य अधूरा है तो हम वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड को लिखते हैं और हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को नहीं लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ स्पेसिमेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। स्पेसिमेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा इस तरह से अकाउंट बनाते हैं। आपका दिया हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड और आप क्रेडिट साइड पे क्या क्या लिखते हैं। अभी मैं जो बहुत सिंपल है उसी को समझा दूंगी, और बाद में जो आपका थोड़ा सा ज़्यादा समझने लायक है मैं क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ देखिए मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड, इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड टू वेजेस। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो हम उसको ऐड करेंगे। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू प्लांट, मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्लांट इफ़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन द कॉन्ट्रैक्ट, माने कि यदि हमने प्लांट का प्रयोग यदि हम क्या किए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में किए हैं तो हम उसका प्राइस को लेंगे। और यदि हमारा आपका जो प्लांट हमारे पास है उसका प्रयोग एक से अधिक ठेके पर किया गया है तो हम इसका प्लांट का वैल्यू को नहीं लेंगे, हम ले लेंगे उसके बदले में डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट। उसके बाद में मान लेते हैं कि अगर प्लांट को बेचा जाता है पुराना होने की वजह से तो उससे विक्रय करने से मान लेते हैं लाभ होता है, तो जो लाभ की राशि होती है उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। अगर ना केवल प्लांट को सेल करने के विषय में, यदि हम मटेरियल को विक्रय करते हैं सेल करते हैं और उससे अपन को लाभ होता है तो हम इसको लाभ को इस साइड पे लिखते हैं डेबिट साइड पे। फिर आपका दिया है टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और आपका टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। इतने सारे आइटम को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और इसके अलावा और भी है, इसको हम आपका क्वेश्चन हल करते समय समझा देंगे। अभी आप इतना समझिए डेबिट साइड में किन किन मदों को लिखा जाता है। अब आइए क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे बाय मटेरियल्स, तो हम लोग मटेरियल को यहाँ पर किसको लिखेंगे, कौन सा मटेरियल को? मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर्स, मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर्स, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल सोल्ड एंड मटेरियल एट साइट और इन द हैंड। हाँ, ये मटेरियल विषय में। और दूसरा आपका है बाय प्लांट हम प्लांट किसको लिखेंगे? रिटर्न टू स्टोर, नेक्स्ट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट सोल्ड एंड नेक्स्ट आपका मटेरियल एट साइट और मटेरियल इन द हैंड। और आपका हम लोग इसमें क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को एडजस्टमेंट करते हैं, मैं आपको समझा दूंगी बाद में। उसके बाद में आपका जो भी हम यहाँ पर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किसको ट्रांसफर करते हैं? मटेरियल लॉस्ट, स्टोलन या तो डिस्ट्रॉयड, या फिर प्लांट लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मटेरियल। हम डेबिट साइड में लाभ को लेते हैं तो क्रेडिट साइड पे हम लॉस को लेंगे। उसके बाद में यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किस दशा में लेते हैं मैंने अभी भी आपको समझाया। आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग तब ले लेंगे यदि हमारा कार्य पूरा हो चुका होगा तब। अगर कार्य पूरा हो चुका नहीं होता है तो हम इसको नहीं लेते हैं। और हम किसको लेते हैं? इसको लेते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। और इसमें हम लेते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड वैल्यू ऑफ या तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, और हम बैलेंस कर लेते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद में हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से सीख करके आइएगा स्पेसिमेन को।